नमस्ते। ददरा अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हम लोग वर्ण विचार पर चर्चा कर रहे हैं। वर्ण विचार पर चर्चा करने के क्रम में हम लोग हिंदी के भाषिक तत्व पर आकर पहुंच गए हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि हिंदी के 4 भाषिक तत्व होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? तो पहला था अक्षर, दूसरा है बलाघात, तीसरा है अनुतान और चौथी है विवृति। अच्छा, भाषिक तत्व की हमको क्या आवश्यकता है? तो भाषिक तत्व की हमको यह आवश्यकता है कि यदि हम केवल वर्ण का ही शुद्ध उच्चारण कर लें तो क्या हम लोग या श्रोता या वक्ता जो है, क्या वो श्रोता को सही बात समझा पाएगा? तो वक्ता अगर श्रोता को अपनी इच्छित बात पहुंचाने का अगर वह प्रयास करता है तो उसके लिए उसको भाषिक तत्व की जानकारी होना अति आवश्यक है। वक्ता के कहे गए बात को श्रोता उसी रूप में, उसी तथ्य को समझे जो वक्ता समझाना चाहता है। तो इसके लिए भाषा के कुछ भाषिक तत्वों की भी आवश्यकता होती। वह भाषिक तत्व कौन कौन से हैं? तो वह भाषिक तत्व है अक्षर, बलाघात, अनुतान और विवृति। तो हम लोग अक्षर के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में आइए हम लोग बलाघात के विषय में अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक हुआ वह क्या हुआ? यह हुआ बलाघात। बलाघात स्वतः ही अपना परिचय दे रहा है। यह 2 शब्दों बल और आघात से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि हम लोग उच्चारण के आधार पर इस समय हिंदी व्याकरण को देख रहे हैं, तो यहाँ पर बल और आघात का जो तात्पर्य होता है वह शारीरिक बल से न होकर के अपने उच्चारण में बल के प्रयोग का है। ठीक है। तो मानव द्वारा अपने विचार, अपने भाव को जब दूसरों पर प्रकट किया जाता है तो क्या होता है? मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। यह ध्वनियां वर्ण के रूप में होती हैं, वर्ण से ही शब्द बनते हैं और फिर शब्द से वाक्य बनते हैं। तो यह ध्वनियां वर्ण, शब्द या वाक्य के रूप में होती हैं। जब व्यक्ति विचार प्रकट करने के लिए अपने मुख से उच्चारण करता है तब वह अपने मन की बात को स्पष्ट और उचित अर्थ प्रदान करने के लिए क्या करता है? कभी कभी किसी विशेष ध्वनि, किसी विशेष अक्षर, किसी विशेष शब्द या किसी विशेष वाक्य पर बल देता है। इसी बल देने की क्रिया को ही बलाघात कहते हैं और बलाघात को स्वराघात भी कहा जाता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचार, अपने भाव या कहीं अपने मन की बात को बताना चाहता है और चाहता है कि श्रोता या सामने वाला व्यक्ति उसकी उसी बात, उसी भाव को स्पष्ट रूप से समझे, कि न कि जो वक्ता कह रहा है उसका वह दूसरा अर्थ निकाल ले, तो क्या करता है वह वक्ता? अपने मुख से निकलने वाली ध्वनि की कुछ वर्णों, कुछ अक्षरों, कुछ शब्दों या कुछ वाक्यों पर विशेष बल देता है। बल देने की यही क्रिया बलाघात कही जाती है। बलाघात की चर्चा तुलनात्मक दृष्टि से किया जाता है, क्योंकि भाषा में किसी भी ध्वनि का, किसी भी वर्ण का, किसी भी शब्द का एक समान उच्चारण मानव मुख द्वारा नहीं किया जा सकता है। केवल मशीनी यंत्र द्वारा ही समान रूप से उच्चारण किया जा सकता है। मानव मुख द्वारा किसी भी कई वर्ण रहें तो सबका समान रूप से, या कई शब्द रहें, कई वाक्य रहें तो सबका समान रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो बलाघात की जो चर्चा होती है वह किस दृष्टि से होती है? वह तुलनात्मक दृष्टि से होती है। जिस अंश पर सर्वाधिक बल दिया जाता है उसे ही बलाघात युक्त कहा जाता है। हिंदी में बलाघात का स्थल शब्द की ध्वनिगत संरचना पर स्थित होती है। यानी जो बलाघात किस स्थल पर है यह कैसे पता चलता है? तो यह ध्वनिगत संरचना पर निर्भर करती है। बलाघात के समय फेफड़ों से अधिक वायु प्रवाह होता है और उच्चारण, हमारे जो मुख के उच्चारण अवयव हैं
उनमें सामान्य से अधिक तनाव होता है, सामान्य से अधिक क्रिया होती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ शब्दों, कुछ वाक्यों, कुछ अक्षरों के उच्चारण के समय वक्ता के अन्य अंग जैसे भौं है, नथुना है, चेहरा है आदि क्या होते हैं, सामान्य से अधिक सक्रिय हो जाते हैं। शब्द का उच्चारण करते समय अर्थ की स्पष्टता के लिए किसी विशेष वर्ण, विशेष अक्षर, विशेष शब्द, विशेष वाक्य पर बल देने के लिए ही बलाघात या स्वराघात की आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बलाघात किसे कहते हैं। तो बलाघात की एक परिभाषा लिख लीजिए कि उच्चारण के समय ध्वनि स्तर से लेकर या ध्वनि से लेकर उच्चारण के समय ध्वनि से लेकर वाक्य स्तर तक उच्चारण के समय ध्वनि स्तर से लेकर वाक्य स्तर तक दिया जाने वाला वायु अथवा उच्चारण के समय ध्वनि से लेकर के वाक्य स्तर तक दिया जाने वाला वायु अथवा उच्चारण के समय ध्वनि स्तर से लेकर वाक्य स्तर तक दिया जाने वाला वायु या उच्चारण बल बलाघात कहलाता है। बलाघात कहलाता है। इसे स्वराघात भी कहते हैं। एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी वक्ता जब अपने मुख से कुछ ध्वनि, कुछ वाक्य, कुछ अक्षर, कुछ शब्द का उच्चारण करता है तो वह चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति वही बात, वही आशय, वही अर्थ समझे जो वक्ता बोलना चाहता है। तो वक्ता क्या करता है कि वह अपने मुख से जब ध्वनि का उच्चारण करता है तो वह कुछ वर्ण पे, कुछ अक्षर पे, कुछ शब्द पे या कुछ वाक्य पे वह एक बल का आघात यानी श्वास बल का क्या करता है, आघात या चोट करता है। ठीक है, चोट करता है जिससे वक्ता जो कहना चाहता है श्रोता उसे स्पष्टता से समझ ले। तो यही होता है कि उच्चारण के समय ध्वनि से लेकर के यानी ध्वनि स्तर से लेकर वाक्य स्तर तक दिया जाने वाला वायु बल अथवा उच्चारण बल बलाघात कहलाता है। इसे स्वराघात भी कहते हैं। जैसे एक शब्द हम लोग देख लेते हैं, जैसे है सफलता। अब इसको कुछ लोग सफलता या स पे अधिक बल देंगे, सफलता ऐसा कह सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं सफलता, कुछ लोग क्या कह सकते हैं सफलता यानी फ पे अधिक बल दिया जाता है। कुछ लोग कह सकते हैं सफलता और कुछ लोग पूरा बोल सकते हैं सफलता। तो हालांकि शब्द स्तर पे बलाघात देने से बहुत कम ही अर्थ में परिवर्तन होता है। तो यही है, इस पे आप लोग बलाघात को कुछ लोग समझ लिए होंगे कि क्या होता है। यानी कि कोई अक्षर है, कोई ध्वनि है, कोई वर्ण है, कोई शब्द है या कोई वाक्य है, तो केवल उस बात को समझाने के लिए जब वक्ता द्वारा उस पे एक बल दिया जाता है अपने श्वास वायु के द्वारा, तो क्या कहा जाता है, उसे
बलाघात कहते हैं। और बलाघात करते समय कभी कभी क्या होता है कि वक्ता के अन्य अंग जैसे भौं है, नथुना है, चेहरा है, या क्या होते हैं, वह सामान्य से अधिक सक्रिय हो जाते हैं। क्यों सक्रिय हो जाते हैं? क्योंकि वक्ता चाहता है कि श्रोता हमारी बात को सही रूप में, सही अर्थ में समझे। ठीक है, तो बलाघात की परिभाषा क्या हो गई कि उच्चारण के समय ध्वनि से लेकर वाक्य स्तर तक दिया जाने वाला वायु बल अथवा उच्चारण बल बलाघात कहलाता है। बलाघात को स्वराघात भी कहते हैं। हमने सफलता का उदाहरण बताया। कुछ लोग इसको सफलता बोलते हैं, कुछ लोग सफलता बोलते हैं, कुछ लोग सफलता बोलते हैं, और कुछ लोग एक साथ ही सफलता बोलते हैं। ऐसे ही एक शब्द और देख लेते हैं हम लोग, समस्या। समस्या, अब इसको कुछ लोग क्या बोल सकते हैं, अगर स पे बलाघात करें तो कुछ लोग बोल सकते हैं समस्या। हालांकि अर्थ में नहीं कोई परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या हुआ, यह सुनने में हमको अटपटा लग रहा है। कुछ लोग बोल सकते हैं समस्या, कुछ लोग बोल सकते हैं समस्या, कुछ लोग क्या बोल सकते हैं समस्या, यानी मैं पे अधिक हम लोग अगर बल देते हैं तो समस्या। ठीक है, कुछ लोग बोल सकते हैं समस्या, या कुछ लोग बोल सकते हैं समस्या। तो क्या होता है कि बलाघात देने पे एक तो शब्द के उच्चारण में या ध्वनि के उच्चारण में क्या होता है कि अटपटापन आ जाता है। ठीक है, तो यही है बलाघात का उदाहरण कि किसी ध्वनि, किसी वर्ण, किसी अक्षर, किसी शब्द या किसी वाक्य में वक्ता द्वारा अपने इच्छित अर्थ को समझाने के लिए श्रोता को किसी भी जगह पर जब बल दिया जाता है या उच्चारण बल दिया जाता है या वायु बल दिया जाता है, तो इसे ही बलाघात कहते हैं। और बलाघात किन स्तरों पे होता है, ठीक है, तो आइए देखते हैं। बलाघात किन स्तरों पे होता है? बलाघात किन स्तरों पर होता है? बलाघात किन स्तरों पर होता है, या बल या जोर हम कहाँ देते हैं? ठीक है, मतलब यह भी आ सकता है कि बलाघात कहाँ होता है या किन स्तर पे होता है, या हम बल का आघात या बल का जोर कहाँ देते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से चर्चा किया है, लेकिन हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो एक सामान्य समझ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वह हिंदी के जो मूर्धन्य विद्वान हैं, हिंदी को जो भाषा विज्ञानी हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, हम लोग उनके अनुसार चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि बलाघात किन स्तरों पर होता है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार बलाघात निम्नलिखित, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार बलाघात निम्नलिखित 4 स्तरों पर पाया जाता है। बलाघात के विषय में बहुत से विद्वानों ने कई प्रकार से चर्चा की है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने अपने पुस्तक भाषा विज्ञान में बलाघात की अच्छे से चर्चा किया हुआ है, और उन्होंने यह कहा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार कि बलाघात निम्नलिखित 4 स्तरों पर पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं वह कौन कौन से स्तर हैं। तो पहला स्तर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार बलाघात निम्नलिखित 4 स्तरों पे पाया जाता है।
पहला कौन सा स्तर है? तो पहला है ध्वनि स्तर पर, ध्वनि स्तर पर बलाघात, ध्वनि स्तर पर बलाघात। दूसरा है अक्षर स्तर पर, अक्षर स्तर पर बलाघात। तीसरा है शब्द स्तर पर बलाघात। तीसरा है शब्द स्तर पर बलाघात और चौथा है वाक्य स्तर पर बलाघात। और चौथा है वाक्य स्तर पर बलाघात। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार बलाघात निम्नलिखित 4 स्तरों पर पाया जाता है। पहला है ध्वनि स्तर पर बलाघात, दूसरा है अक्षर स्तर पर बलाघात, तीसरा है शब्द स्तर पर बलाघात और चौथा है वाक्य स्तर पर बलाघात। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार बलाघात निम्नलिखित 4 स्तरों पर पाया जाता है। ध्वनि, अक्षर, शब्द और वाक्य स्तर पर बलाघात। यहाँ यह बात हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो हिंदी के भाषिक तत्व हैं, जिन हिंदी के भाषिक तत्वों का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें है अक्षर, शब्द, अनुतान और अक्षर, बलाघात, अनुतान और विवृति। वह केवल मौखिक उच्चारण को ही अधिक प्रभावित करते हैं। क्या कर मौखिक उच्चारण को अधिक प्रभावित करते हैं। लिखित रूप में बलाघात का हमको सही से पता नहीं चलता है। बलाघात क्या होता है? यह मौखिक रूप में अधिक प्रभावित करता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ध्वनि स्तर पर बलाघात कहाँ पाया जाता है और हम उसका निर्धारण कैसे कर सकते हैं। ध्वनि स्तर पर बलाघात कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है और हम उसका निर्धारण कैसे कर सकते हैं। बलाघात की जो गणना होती है वह मौखिक ध्वनियों में स्पष्ट होती है। लिखित ध्वनियों के रूप में बलाघात का गणना जो है वह काफी मुश्किल होता है। तो पहले आइए देखते हैं। पहला बिंदु है, पहला है ध्वनि स्तरीय बलाघात। ध्वनि स्तरीय बलाघात। यहां एक बार हम पुनः स्पष्ट कर दे रहे हैं कि भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से बलाघात की चर्चा की है। तो हम लोग जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वह हिंदी के महान भाषा विज्ञानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार चर्चा कर रहे हैं और यही सबसे अधिक मान्य भी, यही क्या है? सबसे अधिक मान्य है। तो पहला है ध्वनि स्तरीय बलाघात। क्या है? यह वह बलाघात है, ध्वनि स्तरीय बलाघात, यह वह बलाघात है, यह वह बलाघात है, यह वह बलाघात है जो किसी ध्वनि यह वह बलाघात है जो किसी ध्वनि। अब ध्वनि उच्चरित रूप में किस प्रकार से आते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? 2 स्वर अथवा व्यंजन होते हैं। ठीक है, यह वह बलाघात है जो किसी ध्वनि अर्थात स्वर या व्यंजन पर होता है, स्वर या व्यंजन पर होता है। ध्वनि स्तरीय बलाघात क्या होता है कि यह वह बलाघात है
जो किसी ध्वनि अर्थात स्वर अथवा व्यंजन पर होता है, ध्वनि अथवा अर्थात स्वर अथवा या स्वर या व्यंजन पर होता है, यदि हम किसी शब्द का यदि हम किसी शब्द का अक्षर की दृष्टि से विश्लेषण करें तो यदि हम किसी शब्द का अक्षर की दृष्टि से विश्लेषण करें तो उसमें एक ध्वनि अर्थात स्वर शीर्ष पर या इसको कह सकते हैं केंद्रक पर होता है। यदि हम किसी शब्द का अक्षर की दृष्टि से विश्लेषण करें तो उसमें एक ध्वनि अक्षर के शीर्ष या केंद्रक पर होता है, अर्थात स्वर शीर्ष या केंद्रक पर होता है। यही स्वर ध्वनि मुख्य होता है। यही स्वर ध्वनि क्या होता है? मुख्य होता है। हम लोग पिछली कक्षा में जब अक्षर पढ़े थे तो हमने इसके विषय में एक बढ़िया चर्चा की थी। यदि हम किसी शब्द का अक्षर की दृष्टि से विश्लेषण करें तो उसमें एक ध्वनि अर्थात स्वर शीर्ष या केंद्रक पर होता है। यही स्वर ध्वनि मुख्य होता है। अन्य ध्वनियां निम्न या गौण होती हैं। अन्य ध्वनि क्या होती है कि वह निम्न होती है, उसे गौण भी कहा जाता है। अर्थात यदि हम किसी भी शब्द का अक्षर की दृष्टि से विश्लेषण करते हैं तो उसमें एक ध्वनि क्या होती है, केंद्र में होती है या शीर्ष पे होती है। वह कौन सी ध्वनि होती है? वह स्वर ध्वनि होती है। वह कौन सी ध्वनि होती है? वह स्वर ध्वनि होती है। वह कौन सी ध्वनि होती है? वह ध्वनि स्तरीय बलाघात, वह स्वर ध्वनि होती है। यह वह बलाघात है जो किसी ध्वनि अर्थात स्वर या व्यंजन पर होता है। यदि हम किसी शब्द का अक्षर की दृष्टि से विश्लेषण करें तो उसमें एक ध्वनि अर्थात स्वर शीर्ष पर या केंद्रक पर होता है। यही स्वर ध्वनि मुख्य होता है। अन्य ध्वनियां निम्न या गौण होती हैं। ध्वनि स्तरीय बलाघात में ध्वनि स्तरीय बलाघात में बलाघात किस पे होता है? स्वर पर होता है। स्वर पर होता है। स्वर पर क्यों होता है? तो लिख दें क्योंकि अक्षर के केंद्र में
स्वर ही होता है, अक्षर के केंद्र में स्वर होता है, अक्षर के केंद्र में स्वर होता है। अक्षर के केंद्र में क्या होता है? स्वर होता है। ध्वनि स्तरीय बलाघात में बलाघात स्वर पर होता है। क्यों? क्योंकि अक्षर के केंद्र में स्वर होता है। एक से अधिक ध्वनियों वाले एकाक्षरी शब्द में शीर्ष या केंद्र पर स्वर शीर्ष या केंद्र पर कहिए कि स्वर पर ध्वनि स्तरीय बलाघात होता है। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ गए कि यदि कोई एक अक्षरी शब्द रहेगा, यानी उस शब्द में एक अक्षर रहेगा, तो उसमें जो बलाघात होगा वह किस पे होगा? वह स्वर पे होगा। अर्थात ध्वनि स्तरीय बलाघात किस पे पाया जाता है? ध्वनि स्तरीय बलाघात पाया जाता है। ध्वनि स्तरीय बलाघात किस पे पाया जाता है? तो वह स्वर पे पाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ उदाहरण समझ लें। जैसे है पान। तो हम लोग इसका अगर अक्षर के रूप में विश्लेषण करते हैं तो यह कौन सा अक्षर है? यह एक अक्षरी है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, पान है, क्योंकि अंत का जो अ होता है वह अ उच्चरित होता है। वह क्या होता है? अ उच्चरित होता है। और अक्षर की कक्षा में हम लोग अलोप विधि से पढ़े हैं। तो इसमें पान का हम जब उच्चारण करेंगे तो इसमें बलाघात किस पे होगा? आ पे होगा। किस पे बलाघात होगा? आ पे होगा। क्यों? क्योंकि आ इसमें स्वर है। आ इसमें क्या है? स्वर है। अर्थात ध्वनि स्तरीय बलाघात किस पे होता है? स्वर पे होता है। इसी प्रकार हम लोग एक शब्द लेते हैं खीर। तो इसको भी इसमें एक ही स्वर है। क्यों? इसमें एक ही स्वर है। कौन सा स्वर है? वह दीर्घ ही है। और र का जो स्वर अ होता है हम लोग जानते हैं कि एक अक्षरी में उसका अलोप हो जाता है। उसी प्रकार मान लीजिए की है, तो इसमें तो केवल एक ही स्वर है। तो वह कौन सा है? की है। तो इसमें छोटी ई है, तो इस पे आ जाएगा। अर्थात ध्वनि स्तरीय बलाघात किस पे होता है? तो ध्वनि स्तरीय बलाघात स्वर पर होता है। ध्वनि स्तरीय बलाघात किस पे होता है? तो स्वर पे होता है। इन शब्दों में स्वर ध्वनियां ही शीर्ष पर काम करती हैं, या स्वर ध्वनियां ही क्या होती हैं? वह केंद्रक का काम करती हैं। हिंदी में ध्वनि स्तरीय बलाघात अनुमेय होता है। हिंदी में ध्वनि स्तरीय बलाघात प्रेडिक्टेबल या अनुमेय या प्रेडिक्टेबल जिसको कह सकते हैं, उनमें अर्थात अनुमान लगाने योग्य होती हैं। अर्थात अनुमान लगाने योग्य होती हैं। अनुमान लगाने योग्य होती हैं। हिंदी में ध्वनि स्तरीय बलाघात अनुमेय होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। अर्थात उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि यह किस स्वर पर बलाघात करेगा, यह किस शब्द पर बलाघात करेगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो पहला कौन सा है? ध्वनि स्तरीय बलाघात है। यह वह बलाघात है जो किसी ध्वनि अर्थात स्वर या व्यंजन पर होता है। यदि हम किसी शब्द का अक्षर की दृष्टि से विश्लेषण करें तो उसमें एक ध्वनि अर्थात स्वर शीर्ष पर या केंद्रक पर होता है। यही स्वर ध्वनि मुख्य होता है। अन्य ध्वनियां निम्न या गौण होती हैं। ध्वनि स्तरीय बलाघात में बलाघात हमेशा स्वर पर होता है, क्योंकि अक्षर के केंद्र में या अक्षर के शीर्ष पर स्वर होता है। जैसे पान में आ पर है, खीर में ई पे है, की में ई पे। हिंदी में ध्वनि स्तरीय बलाघात अनुमेय अर्थात अनुमान लगाने योग्य होता है। तो आइए इसके बाद हम लोग अक्षर स्तरीय बलाघात पर चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा बिंदु है ध्वनि स्तरीय बलाघात। ध्वनि स्तरीय बलाघात में हमने देखा कि
ध्वनि स्तरीय बलाघात में जो बलाघात होता है वह स्वर पर होता है। वह किस पे होता है? स्वर पर होता है। और हिंदी में जो ध्वनि स्तरीय बलाघात होता है वह स्वर पर होने के कारण अनुमेय होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, अर्थात हम लोग उसका अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस पर होता है, यह बलाघात किस पर है। तो आइए हम लोग बलाघात की चर्चा करते हैं। तो दूसरा क्या है? अक्षर स्तरीय बलाघात। क्षय क्या है? क्षय है अक्षर स्तरीय बलाघात। क्षय है अक्षर स्तरीय बलाघात। अक्षर स्तरीय बलाघात एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में होता है। एक अक्षर वाले शब्द में कौन सा बलाघात होता है? तो ध्वनि स्तरीय बलाघात होता है। और अक्षर स्तरीय बलाघात किसमें होता है? तो जहां एक से अधिक अक्षर आएंगे वहां पर अक्षर स्तरीय बलाघात होगा। इतनी बात तो उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी कि ध्वनि स्तरीय बलाघात कहाँ होता है? तो एक अक्षरी शब्द में होता है, अर्थात जो एक अक्षर के शब्द होते हैं उसमें ध्वनि स्तरीय बलाघात होता है। अक्षर स्तरीय बलाघात कहाँ होता है? तो जहां पर एक से अधिक अक्षर वाले शब्द होते हैं वहां पर अक्षर स्तरीय बलाघात होता है। एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में किसी एक अक्षर पर मुख्य बलाघात होता है, या कह सकते हैं कि उच्च बलाघात होता है। क्योंकि बलाघात की चर्चा हम लोग तुलनात्मक रूप से करते हैं, तो यदि कई ध्वनियों पर या कई अक्षरों पर बलाघात होता है तो उसमें जो सबसे उच्च बलाघात होता है उसी की ही गणना किया जाता है। तो एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में किसी एक अक्षर पर प्रमुख या उच्च बलाघात होता है तथा अन्य पर निम्न बलाघात होता है या गौण बलाघात होता है। हिंदी के शब्दों में अक्षर बलाघात या उच्चारण का लगभग एक सर्वमान्य रूप माना जाता है। हिंदी के जो शब्द होते हैं उसमें अक्षर का बलाघात या उनका उच्चारण एक लगभग निश्चित रूप में सर्वमान्य रूप माना जाता है, जो शब्द के किसी अक्षर विशेष पर रहता है। गलत अक्षर का बलाघात शब्द के उच्चारण को अस्वाभाविक बना देता है, शब्द का उच्चारण सुनने में अटपटा लगता है। क्योंकि हिंदी का जो भाषा क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, वह बहुत ही विविध है, वह बहुत ही फैला हुआ है। और हिंदी के उच्चारण में बोलियों का भी असर होता है। तो क्या होता है कि कई हिंदी भाषी लोग कभी कभी कुछ दूसरा उच्चारण करते हैं, तो उनके उच्चारण भिन्नता के कारण अक्षर स्तरीय बलाघात में कभी कभी थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश के लोग गाड़ी बोलते हैं तो हरियाणा के लोग गाड़ी बोलते हैं, ठीक है, और वहाँ पंजाब के लोग गड्डी बोलते हैं। तो क्या होता है कि बोली के प्रभाव के कारण हिंदी भाषी क्षेत्र के में कहीं कहीं पर उच्चारण भिन्नता पाई जाती है, और उच्चारण भिन्नता पाए जाने के कारण अक्षर स्तरीय बलाघात में कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत अंतर भी मिलता है। हिंदी में अक्षर बलाघात भी अनुमान लगाने योग्य होता है, अर्थात किस अक्षर पर बलाघात होगा हम लोग उसका अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में अक्षर बलाघात कहां कहां पे होता है। तो एक बार आप लोगों से प्रश्न है कि एक अक्षर वाले शब्दों में बलाघात किस स्तर पे होता है? तो एक अक्षर वाले शब्दों में बलाघात ध्वनि स्तर पर होता है, और एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में बलाघात अक्षर स्तर पर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में अक्षर बलाघात के क्या क्या नियम हैं। अक्षर स्तरीय बलाघात, तो एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में बलाघात के
बलाघात के मुख्य नियम, बलाघात के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में बलाघात के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम कौन सा है? पहला है, यदि शब्द के मध्य में, यदि शब्द के मध्य में, यदि शब्द के मध्य में अपूर्ण उच्चरित या अपूर्ण उच्चारित आ जाए तो एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में, एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में बलाघात के क्या नियम है? तो पहला नियम क्या है कि यदि शब्द के मध्य में अपूर्ण उच्चारित आ जाए तो उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर आ जाए तो उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर बलाघात, उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर बलाघात होता है। पहला नियम क्या है कि यदि शब्द के मध्य में अपूर्ण उच्चारित आ जाए, यदि शब्द के मध्य में अपूर्ण उच्चारित आ जाए तो उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर बलाघात होता है। किसके पूर्ववर्ती अक्षर पर? तो जिस अपूर्ण उच्चारित अ की बात की जा रही है तो उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर बलाघात होता है। जैसे उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे एक शब्द है अनबन, एक शब्द है अनबन, तो लिखित रूप में तो अनबन इसी तरह रहेगा, लेकिन हम लोगों ने अक्षर की कक्षा में पढ़ा है कि इसका जो उच्चारण होगा वह इस प्रकार से होगा, अन बन। तो यहाँ पर न में पहले हम लोग न देखते हैं तो इसमें एक अपूर्ण उच्चरित होता है, तो उसके पूर्व में जो अक्षर है अर्थात अ पे यहाँ पे बलाघात आएगा। यहाँ पर बलाघात किस पर आएगा? अ पर बलाघात आएगा। अपूर्ण उच्चरित अ के पहले, अपूर्ण उच्चरित अ के पहले जो अपूर्ण उच्चरित अ के पहले जो अक्षर आता है उसी पे बलाघात होता है। उसी प्रकार है दिन भर, उसी प्रकार दिन भर, तो इसमें को भी उच्चरित रूप क्या होगा? दिन भर, दिन भर। तो इसमें किस पे इस पे किस पर बलाघात है? तो इस पे दी पर बलाघात है, दी पर बलाघात है। या कह सकते हैं कि द के ई पे बलाघात है। तो अनबन है, जैसे अनबन है, तो क्या बन पे बलाघात नहीं होगा? तो बन पर भी बलाघात होगा, लेकिन अन पर अधिक बलाघात होगा। तो अन का जो बलाघात होगा वह मुख्य बलाघात होगा, और बन में जो ब पे बलाघात होगा वह कौन सा बलाघात होगा? वह बलाघात गौण या निम्न होगा। इसी प्रकार चलना है, इसी प्रकार चलना है, तो लिखित रूप में चलना तो इस प्रकार से रहेगा, लेकिन उच्चरित रूप में चलना इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे बलाघात किस पर है? यहाँ पर बलाघात च पर बलाघात है। च पर क्या है? बलाघात है। चलना, चलना, ठीक है। उसी प्रकार से है ठहरना,
लिखित रूप में तो ठहरना इस प्रकार से होता है, लेकिन उच्चरित रूप में ठहरना होता है। और यहाँ पर बलाघात कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ठ पर बलाघात आएगा, ठ पर बलाघात आएगा। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में बलाघात के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। पहला है कि यदि शब्द के मध्य में अपूर्ण उच्चरित है जाए, शब्द के मध्य में क्या है, देखिए यहाँ पर भी अपूर्ण उच्चरित है, यहाँ पर भी अ का उच्चारण नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग हलंत लगाए हुए हैं, अर्थात यहाँ पर अ का उच्चारण नहीं किया नहीं करते हैं। तो उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर, यानी इसके पूर्ववर्ती माने पहले के अक्षर पर बलाघात होता है। जैसे अनबन में अ पर है, दिन भर में दी पर है, चलना में च पर है, ठहरना में ठ पर बलाघात है। ठहरना में किस पे बलाघात है, ठ पर बलाघात है। अब दूसरा नियम देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं उदाहरण। दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम कौन सा है, एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में, दूसरा नियम क्या है, एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में, एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में यदि सभी अक्षर समान स्तरीय, एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में यदि सभी अक्षर समान स्तरीय हो तो अंतिम से पूर्व अक्षर पर समान स्तरीय हो तो अंतिम से पूर्व वाले अक्षर पर बलाघात होता है। तो अंतिम से पूर्व वाले अक्षर पर बलाघात होता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में यदि सभी अक्षर समान स्तरीय हो तो अंतिम से पूर्व वाले अक्षर पर बलाघात होता है। अब समान स्तरीय का क्या मतलब है कि जो शब्द होते हैं यदि उनमें ह्रस्व स्वर का प्रयोग है तो सभी अक्षरों में ह्रस्व स्वर का अधिकतम प्रयोग रहे। यदि सभी अक्षरों में दीर्घ स्वर का प्रयोग हो तो सभी अक्षरों में दीर्घ स्वर का अधिकतम प्रयोग हो। दीर्घ स्वर का क्या हो, अधिकतम प्रयोग हो। यानी सभी में अक्षरों में तो नहीं संभव हो सकता है, लेकिन अधिकतम अक्षरों में एक समान स्तर के स्वर का प्रयोग हो, वही समान स्तरीय हो गया। तो दूसरा नियम क्या कह रहा है कि एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में सभी अक्षर समान स्तरीय का मतलब समझ गए कि यदि एक से अधिक अक्षर हैं तो सभी में अगर न हो पाए तो अधिकतम में एक स्तर के स्वर रहें। यानी ह्रस्व स्वर हैं तो कई ह्रस्व स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं तो कई दीर्घ स्वर हैं। तो उसमें क्या होता है कि अंतिम से पूर्व वाले अक्षर पर बलाघात होता है। अंतिम से पूर्व वाले अक्षर पर क्या होता है, बलाघात होता है। जैसे समिति। यहां हम लोग देखते हैं कि स एक अक्षर है, मी एक अक्षर है और ती एक अक्षर है। तो यहाँ पे दो अक्षर समान स्तरीय हैं, मी और ती, तो यह क्या हो गए, समान स्तरीय हो गए। तो इसमें अंतिम से पूर्व वाले अक्षर अर्थात इसमें कहां पर बलाघात है, तो इसमें मी पर
बलाघात है, मी पर बलाघात है। इसमें किस पे बलाघात है? मी पे बलाघात है। दूसरा हम लोग शब्द ले लेते हैं रघुकुल। रघुकुल, रघुकुल, रघुकुल में इसमें एक र अक्षर हो गया, एक घु हो गया, एक कुल में मिलाकर के हो गया। तो रघुकुल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं रघु कुल, क्योंकि ल में जो अ है वह अपूर्ण ल है, उसका अ लोप हो जाएगा। तो इसमें किस पे उच्चारण, इस पे किस पे बलाघात होगा? तो इसमें अंतिम से पहले अंतिम से क्या होता है? अंतिम से पूर्व वाले अक्षर पे, यानी अंतिम अक्षर कौन है? कुल वाला है, तो इससे पूर्व वाला कौन सा है? घु है। तो इस पे किस पे बलाघात होगा? इस पे घु पर बलाघात होगा, घु पर बलाघात होगा। एक बार फिर से हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है आप लोगों को समझने में कुछ परेशानी हो। क्या कह रहा है कि एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में, एक से अधिक अक्षर वाले अगर शब्द रहेंगे और सभी अक्षर या अधिकतम अक्षर समान स्तर के हों, तो क्या होता है कि अंतिम से पूर्व वाले अक्षर पर बलाघात होता है। यानी अंतिम जो अक्षर होता है उससे पहले वाले अक्षर पे क्या होता है? बलाघात होता है। जैसे हमने देखा समिति में, समिति में तो अंतिम अक्षर ती है, उसके पहले मी है, तो किस पे बलाघात हुआ? तो मी पे बलाघात हुआ। उसी प्रकार रघुकुल है, रघुकुल का लिखित रूप तो यह है, लेकिन उच्चरित रूप क्या होता है कि ल का अ लोप हो जाता है, तो अंतिम अक्षर कुल हुआ, उससे पूर्व क्या है? घु है, तो घु पर क्या हुआ? बलाघात हुआ। यानी एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में, एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में क्या होता है कि यदि सभी अक्षर समान स्तर के होते हैं तो अंतिम से पूर्व वाले अक्षर पर क्या होता है? बलाघात होता है, बलाघात होता है। उसी प्रकार से एक शब्द हम लेते हैं संबल। एक शब्द ले लेते हैं संबल, तो इसको हम लोग, एक शब्द हम लोग लेते हैं संबल, तो इसका उच्चरित रूप क्या होता है? संबल। तो इसमें कितने अक्षर हुए? तो इसमें दो अक्षर हुए, एक हुआ सम, एक हुआ बल। तो अंतिम से पूर्व क्या है? सम। तो यहां किस पे बलाघात हुआ? तो यहां स पर बलाघात हुआ। इस पे यहां किस पे बलाघात हुआ? तो यहां बलाघात स पर हुआ। यहां किस पर बलाघात हुआ? तो स पर बलाघात हुआ। तो क्या कह रहा है कि एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में यदि सभी अक्षर समान स्तरीय हों तो अंतिम से पूर्व वाले अक्षर पर बलाघात होता। तो अंतिम से पूर्व वाले अक्षर पर क्या होता है? बलाघात होता है। अब आइए हम लोग इसका तीसरा नियम देख लेते हैं। बलाघात पूर्णतः उच्चारण का विषय है। बलाघात क्या है? पूर्णतः उच्चारण का विषय है। हम लोग इसका अनुमान, हम लोग इसकी पहचान उच्चारण करके लगा सकते हैं। हम लोग इसका पहचान, इसका उच्चारण करके लगा सकते हैं। तीसरा है संयुक्त व्यंजन के, संयुक्त व्यंजन के, संयुक्त व्यंजन के पहले, संयुक्त व्यंजन के पहले आने वाले अक्षर पर, अक्षर पर बलाघात होता है। अक्षर पर बलाघात होता है। संयुक्त व्यंजन के संयुक्त व्यंजन के पहले, संयुक्त व्यंजन के पहले आने वाले अक्षर पर बलाघात होता है। जैसे जैसे पत्थर, जैसे पत्थर में संयुक्त व्यंजन तय और थ है, तो इसके पहले वाला अक्षर क्या है? तो यहां प पर बलाघात है। प पर क्या है? प पर बलाघात है।
उसी प्रकार एक शब्द है क्षेत्र, एक शब्द है क्षेत्र। तो संयुक्त अक्षर संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन तय के पहले क्ष है, तो इस पे किस पे बलाघात होगा? तो क्ष पर बलाघात होता है। उसी प्रकार है कत्था, लिख लें कत्था, तो इसमें किस पे बलाघात हो जाएगा? तो इसमें क पर बलाघात हो जाएगा। किस में बलाघात हो जाएगा? तो क पे बलाघात हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए कि अक्षर स्तरीय बलाघात, तो एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में बलाघात के मुख्य नियम निम्नलिखित है। पहला है, यदि शब्द के मध्य में अपूर्ण उच्चारित अ आ जाए तो उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर बलाघात होता है। एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में यदि सभी अक्षर समान स्तरीय हों तो अंतिम से पूर्व वाले अक्षर पर बलाघात होता है। और तीसरा क्या है कि संयुक्त व्यंजन के पहले आने वाले अक्षर पर, संयुक्त व्यंजन के पहले आने वाले अक्षर पर क्या होता है? बलाघात होता है, बलाघात होता है। फिर क्या है? चौथा नियम देख लेते हैं। चौथा नियम क्या है कि एक से अधिक अक्षरों में, एक से अधिक अक्षरों में, एक से अधिक अक्षरों में ह्रस्व, मध्यम, एक से अधिक अक्षरों में, एक से अधिक अक्षरों में ह्रस्व, मध्यम, दीर्घ, ह्रस्व, मध्यम, दीर्घ, अति दीर्घ, एक से अधिक अक्षरों में ह्रस्व, मध्यम, दीर्घ, अति दीर्घ अक्षरों से युक्त शब्दों में, अति दीर्घ अक्षरों से युक्त शब्दों में एक से अधिक अक्षरों में, एक से अधिक अक्षरों में ह्रस्व, मध्यम, दीर्घ, अति दीर्घ अक्षरों से युक्त शब्दों में प्राथमिकता की दृष्टि से, प्राथमिकता की दृष्टि से एक से अधिक अक्षरों में ह्रस्व, मध्यम, दीर्घ, अति दीर्घ अक्षरों से युक्त शब्दों में प्राथमिकता की दृष्टि से क्रमशः मध्यम, दीर्घ या अति दीर्घ अक्षर पर प्राथमिकता की दृष्टि से मध्यम, दीर्घ या अति दीर्घ पर या अति दीर्घ अक्षर पर, अति दीर्घ अक्षर पर बलाघात होता है। बलाघात होता है। इस नियम को एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक से अधिक अक्षरों में ह्रस्व, मध्यम, दीर्घ, अति दीर्घ अक्षरों से युक्त शब्दों में प्राथमिकता की दृष्टि से क्रमशः मध्यम, दीर्घ या अति दीर्घ अक्षरों पर बलाघात होता है, बशर्ते शब्द में इनसे संबंधित अक्षर एक ही हो। इसमें इनसे संबंधित अक्षर क्या हो? एक ही हो। तो नियम क्या है? यह क्या आ गया कि ह्रस्व, मध्यम, दीर्घ, अति दीर्घ अक्षर, तो जिन अक्षरों में ह्रस्व स्वर का प्रयोग होता है अर्थात लघु मात्रा का प्रयोग होता है उसको ह्रस्व अक्षर कहते हैं। जिन अक्षरों में मध्यम स्वर का प्रयोग, मध्यम स्वर का मतलब जिनका उच्चारण हम
मध्यम आवाज में करते हैं, मध्यम मात्रा में कर लेते हैं, उनको मध्यम अक्षर कहा जाता है। और जिन अक्षरों के उच्चारण में हम लोग दीर्घ स्वरों का प्रयोग करते हैं या जिनका उच्चारण कुछ समय तक, अधिक समय तक होता है, उनको दीर्घ अक्षर कहते हैं। और उसी प्रकार अति दीर्घ अक्षर कौन से होते हैं? तो जिन अक्षरों के उच्चारण में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है उसको अति दीर्घ अक्षर कहते हैं। तो इनमें से उच्चारण शब्दों में क्या होता है कि प्राथमिक, यदि ह्रस्व और मध्यम, यदि ह्रस्व और मध्यम अक्षर वाले शब्द रहेंगे, यदि किसी भी शब्द में ह्रस्व अक्षर वाले शब्द हैं और मध्यम अक्षर वाले शब्द हैं, तो प्राथमिकता की दृष्टि से किसमें बलाघात होगा? तो मध्यम वाले में होगा। यदि मध्यम में और दीर्घ में, यदि ऐसा कोई शब्द है जिसमें मध्यम अक्षर है और दीर्घ अक्षर है, तो प्राथमिकता के आधार पर बलाघात किसमें होगा? दीर्घ में होगा। इसी प्रकार यदि किसी शब्द में दीर्घ अक्षर वाले शब्द हैं, यदि किसी शब्द में दीर्घ अक्षर वाले अक्षर हैं और अति दीर्घ अक्षर हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर बलाघात किसमें होगा? अति दीर्घ में होगा। यह नियम थोड़ा कठिन है, एक बार फिर से ध्यान देते हैं कि एक से अधिक अक्षरों में, एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में, एक से अधिक अक्षर वाले, एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में, एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में ह्रस्व अक्षर हो, मध्यम अक्षर हो, दीर्घ अक्षर हो या अति दीर्घ अक्षर हो, तो उनसे शब्दों में क्या होता है कि प्राथमिकता की दृष्टि से मध्यम, दीर्घ या अति दीर्घ अक्षर पर बलाघात होता है। यानी एक से अधिक अक्षर वाले शब्द हैं, एक से अधिक अक्षर वाले शब्द हैं और उसमें ह्रस्व अक्षर और मध्यम अक्षर मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं, तो यदि बलाघात होगा तो वह कहाँ होगा? मध्यम अक्षर पर होगा। यदि किसी शब्द में मध्यम अक्षर वाले हैं और दीर्घ अक्षर वाले हैं, यदि मध्यम अक्षर और दीर्घ अक्षर मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसमें बलाघात कहाँ पर होगा? तो दीर्घ अक्षर पर होगा। यदि दीर्घ अक्षर और अति दीर्घ अक्षर मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं, तो वहां पर बलाघात कहां पर होगा? अति दीर्घ पे होगा। उम्मीद है कि हम जो बताना चाह रहे हैं आप लोग उसको समझ पा रहे हो। जैसे पपीता, जैसे क्या है? पपीता। यहां पे कितने अक्षर हैं? तो आप लोग अपना स्मृति खोलकर बताइए कि पपीता में कितने अक्षर हैं? तो पपीता में 3 अक्षर हैं। प, पी, ता, 3 अक्षर हैं। कोई संशय तो नहीं होना चाहिए कि कितने अक्षर हैं। तो पपीता में 3 अक्षर हैं, एक प है, एक पी है और एक ता है। और यदि आपको कोई संशय लगता है तो आप लोग अक्षर वाला वीडियो देख लीजिएगा। उम्मीद है कि मैंने अपने स्तर से उसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो पपीता में कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। यह कौन सा है? प में कौन है? प कौन सा अक्षर है? तो प है, ह्रस्व अक्षर है। प कौन सा अक्षर है? तो प ह्रस्व अक्षर है। पी कौन सा है? तो पी अति दीर्घ है। पी क्या है? अति दीर्घ अक्षर है। पी क्या है? अति दीर्घ अक्षर। और ता क्या है? तो ता दीर्घ अक्षर है। तो नियम क्या कह रहा है कि एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में ह्रस्व, मध्यम, दीर्घ, अति दीर्घ अक्षर से युक्त शब्द हो, तो उसमें प्राथमिकता की दृष्टि से मध्यम, दीर्घ या अति दीर्घ अक्षर पर बलाघात होगा। तो यहां पर किस पे बलाघात होगा? तो अति दीर्घ वाले पर, यानी पी पर बलाघात होगा। पी पर क्या होगा? बलाघात होगा। पी पर क्या होगा? बलाघात होगा। पी। उम्मीद है कि यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यदि किसी शब्द में एक से अधिक अक्षर हैं, तो उसमें यदि अति दीर्घ अक्षर वाला शब्द रहे, यदि अति दीर्घ स्वर वाला अक्षर रहेगा, अति दीर्घ स्वर वाला अक्षर रहेगा, तो उस पर पहले बलाघात होगा। यदि वह नहीं रहेगा तो दीर्घ वाले अक्षर पर बलाघात रहेगा। तो वह नहीं रहेगा तब मध्यम अक्षर वाले मध्यम स्वर वाले अक्षर पर क्या होगा? बलाघात होगा। क्या होगा? मध्यम
स्वर वाले अक्षर पर बलाघात होगा। उसी प्रकार है जिससे सपूत, क्या है, सपूत। सपूत, तो सपूत में कौन कितने अक्षर हैं, तो सपूत में भी 3 अक्षर हैं, स है, पू है और त है। इसमें अति दीर्घ कौन सा है, तो पू है, तो इसमें किस पे बलाघात होगा, इसमें बलाघात हो जाएगा पू पर बलाघात। पू पर क्या हो जाएगा, बलाघात हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह चौथा नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में ह्रस्व, मध्यम, दीर्घ, अति दीर्घ अक्षर से युक्त शब्दों में प्राथमिकता की दृष्टि से मध्यम, दीर्घ या अति दीर्घ अक्षर पर बलाघात होता है। यदि अति दीर्घ स्वर से युक्त अक्षर रहेगा तो उस पर बलाघात होगा। यदि अति दीर्घ स्वर वाला अक्षर नहीं रहेगा तो दीर्घ पे, और दीर्घ वाला नहीं रहेगा तो मध्यम पे बलाघात होगा। आइए अब इसका अगला नियम देख लेते हैं। 4 नियम तो हो गया, 4 नियम हो गया, और 5वां नियम देख लेते हैं, बलाघात के नियम। बलाघात का हम लोग 5वां नियम देख लेते हैं। तो 5वां नियम कौन सा है, पांचवा नियम देख लेते हैं कि एक से अधिक अति दीर्घ मध्यम, एक से अधिक अति दीर्घ मध्यम ह्रस्व अक्षरों से बने, मध्यम ह्रस्व अक्षरों से बने, ह्रस्व अक्षरों से बने शब्दों में। 5वां नियम क्या है कि एक से अधिक अति दीर्घ मध्यम ह्रस्व अक्षरों से बने शब्दों में क्रमशः अंत से पूर्व आने वाले अक्षर पर बलाघात होता है। एक से अधिक अति दीर्घ मध्यम ह्रस्व अक्षरों से बने शब्दों में क्रमशः अंत से पूर्व आने वाले अक्षर पर बलाघात होता है। अंत से पूर्व आने वाले अक्षर पर बलाघात होता है। अंत से पूर्व आने वाले क्रमशः अक्षरों से बने शब्दों में क्रमशः अंत से पूर्व आने वाले अति दीर्घ मध्यम ह्रस्व अक्षर पर बलाघात होता है। 5वां नियम क्या कह रहा है कि एक से अधिक अति दीर्घ मध्यम ह्रस्व अक्षरों से युक्त शब्दों में क्रमशः अंत से पूर्व अति दीर्घ मध्यम ह्रस्व की प्राथमिकता के आधार पर
ह्रस्व अक्षर पर क्या होता है, प्राथमिकता के आधार पर बलाघात होता है। यानी यदि कोई ऐसा शब्द आ जाता है, यदि कोई ऐसा शब्द आ जाता है कि जिसमें से एक से अधिक अति दीर्घ अक्षर हो, एक से अधिक दीर्घ अक्षर हो, या एक से अधिक मध्यम अक्षर वाले शब्द मध्यम अक्षर हो, या एक से अधिक ह्रस्व अक्षर हो। तो अच्छा एक बात बताइए आप लोगों को, अति दीर्घ अक्षर, मध्यम अक्षर और ह्रस्व अक्षर में अंतर समझ में आ रहा है? तो एक बार हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं कि जिन अक्षरों में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है उन्हें अति दीर्घ अक्षर कहते हैं। जिन अक्षरों में प्लुत स्वर का या अति दीर्घ स्वर का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, अति दीर्घ अक्षर कहते हैं। जिन अक्षरों में दीर्घ स्वर का अधिक प्रयोग होता है उसे दीर्घ अक्षर कहते हैं। जिन अक्षरों में मध्यम स्वर का अधिक प्रयोग होता है उसे मध्यम कहते हैं, और जिन अक्षरों में ह्रस्व स्वर का अधिक प्रयोग होता है उन्हें ह्रस्व अक्षर कहते हैं। यह उच्चारण पर निर्भर करता है। हम लोग स्वर के विभाजन, स्वर का जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो हमने उसमें हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है कि हिंदी के किसी भी स्वर को हम लोग प्लुत मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि हिंदी के किसी भी स्वर का प्लुत के रूप में उच्चारण किया जा सकता है। प्लुत का उच्चारण प्लुत रूप में किसी भी स्वर का उच्चारण किया जा सकता है, तो प्लुत के रूप में किया जा सकता है। तो इसका आइए देखिए, जैसे एक शब्द है राधिका, जैसे क्या है, राधिका। तो इसमें क्या नियम कह रहा है कि एक से अधिक अति दीर्घ मध्यम ह्रस्व अक्षरों से बने शब्दों में क्रमशः अंत से पूर्व आने वाले अति दीर्घ मध्यम या ह्रस्व अक्षर पर क्या होता है, बलाघात होता है। तो राधिका में रा पे क्या होता है, यहाँ राधिका में किस पे बलाघात होता है, तो राधिका में रा पर क्या होगा, रा पर बलाघात होता है। क्यों बलाघात होता है राधिका में रा पर? क्योंकि रा पे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। ध पे कौन सी मात्रा है, तो ह्रस्व ई की मात्रा है, और क पे कौन सा मात्रा है, तो वह आ की मात्रा है। तो इन तीनों स्वरों में जो ई स्वर है वह कौन सा स्वर है, वह ह्रस्व स्वर है। वह कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। उससे दीर्घ क्या है, आ है। उससे दीर्घ क्या है, आ है। तो राधिका में इसी प्रकार से राधिका में क्या होता है, बलाघात होता है। एक से अधिक अति दीर्घ मध्यम ह्रस्व अक्षरों से बने शब्दों में क्रमशः अंत से पूर्व आने वाले अति दीर्घ, अंत से पूर्व, ठीक है। अंत से पूर्व कौन सा आता है, अंत को छोड़ देते हैं, उसके पूर्व कौन सा आता है अंत से पूर्व आने वाले अति दीर्घ मध्यम ह्रस्व अक्षर में प्राथमिकता, यहाँ पे प्राथमिकता लिख लीजिए, अक्षर में प्राथमिकता पर क्या करा कि एक से अधिक अति दीर्घ मध्यम ह्रस्व अक्षरों से बने शब्दों में क्रमशः अंत से पूर्व आने वाले, अंत से पूर्व यानी अंत को हम लोग छिपा लेते हैं। अब इससे पूर्व आने वाले तो कौन कौन से अक्षर बने, रा बचा अक्षर और धी बचा। तो इसमें से जो सबसे अति दीर्घ रहेगा तो उस पे बलाघात होगा, दीर्घ रहेगा उस पे बलाघात होगा, और मध्यम रहेगा तो उस पे बलाघात होगा। किसके आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर। तो रा और धी में रा क्या है, वह दीर्घ है, इसीलिए रा पे क्या हुआ, बलाघात हुआ। बड़ा कठिन है, हम खुद कंफ्यूज हो। तो रा पे क्या है, बलाघात है, तो इसीलिए इसमें किस पे बलाघात हुआ, इसमें बलाघात हुआ रा पे। इसमें किस पे बलाघात हुआ, इसमें बलाघात हुआ, इसमें किस पे बलाघात हुआ, इसमें हुआ रा पे। इसी प्रकार से एक शब्द है, श्यामला। एक शब्द कौन सा है, हम लोग लिख लेते हैं श्यामला, श्यामला। इसमें कितने अक्षर हैं,
तो इसमें एक अक्षर हो गया स्या, मैं और ला। इसमें तीन अक्षर हो गए स्या, मैं और ला, तीन अक्षर हो गए। तो अंत से पूर्व, तो अंत को हम लोग छिपा लेते हैं, इससे पूर्व स्या है और मैं है। तो स्या और मैं में कौन सा दीर्घ है? तो स्या दीर्घ है। तो इसमें किस पे बलाघात आया? तो इसमें बलाघात आया स्या पे। उम्मीद है कि पहले से समझ हम लोगों की कुछ बेहतर हुई है। हम लोगों की समझ क्या हुई है? बेहतर होगी। उसी प्रकार से हम लोग एक शब्द ले लेते हैं, तराजू। तराजू, हालांकि हम लोग उच्चारण करते हैं तो खुद देखते हैं तराजू, रा, तराजू, तराजू में, ठीक है। तो क्या होता है? तराजू में कितने अक्षर हैं? तो त है, रा है और जू है, तराजू। तो अंत को हम मूल बंद कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो त और रा में कौन सा अक्षर दीर्घ हुआ? तो रा अक्षर दीर्घ हुआ। तो यहाँ पर बलाघात किस पे हुआ? रा पे हुआ। बलाघात किस पे हुआ? रा पे हुआ। उम्मीद है कि उतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से एक शब्द और ले लेते हैं, रेडियो। रेडियो, तो नियम क्या कह रहा है कि अंत से पूर्व आने वाले, तो अंत को यहां पर हम लोग क्या करते हैं? वैनिश कर देते हैं, गायब कर देते हैं, मतलब इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो रे बचा और डी बचा। रे और डी में दीर्घ स्वर किस पे ऊपर है? तो रे के ऊपर है। तो रे पर क्या हुआ? रे पर बलाघात हुआ। किस पे बलाघात हुआ? रे पे बलाघात हुआ। उसी प्रकार से एक शब्द है अमावस। एक शब्द है अमावस। तो इसमें कितने अक्षर हैं? तो इसमें तीन हैं, अ, मा, वस। तो अंतिम अक्षर को हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब अ और मैं में कौन सा दीर्घ अक्षर है? तो मा दीर्घ अक्षर है। तो अर्थात माँ पे क्या हो गया? बलाघात हो गया। माँ पे क्या हो गया? माँ पर बलाघात हो गया। उम्मीद है कि यह नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक से अधिक अति दीर्घ, दीर्घ, मध्यम, ह्रस्व अक्षरों से बने शब्दों में क्रमशः अंत से पूर्व आने वाले अति दीर्घ, दीर्घ, मध्यम, ह्रस्व अक्षर में प्राथमिकता के आधार पर बलाघात होता है। प्राथमिकता के आधार पर बलाघात होता है। उम्मीद करते हैं कि पांचवा नियम कुछ हम लोगों के समझ में आ गया होगा। अब आइए इसका हम लोग छठवां नियम देख लेते हैं। इसका छठवां नियम देख लेते हैं। तो छठवां नियम क्या है? छठवां नियम है, नियम नंबर 6, किसी शब्द से निर्मित दूसरे शब्द, किसी शब्द से निर्मित दूसरे शब्द, किसी शब्द से निर्मित दूसरे शब्द या शब्दों में अक्षर बलाघात, दूसरे शब्द या शब्दों में बलाघात किसी शब्द से निर्मित दूसरे शब्द या शब्दों में बलाघात मूल शब्द की बलाघात के अनुसार, मूल शब्द के बलाघात के अनुसार, मूल शब्द के बलाघात के अनुसार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नियम नंबर 6 क्या कह रहा है
कि किसी शब्द से निर्मित दूसरे शब्द या शब्दों में अक्षर बलाघात मूल शब्द की बलाघात के अनुसार भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, अर्थात परिवर्तित भी हो सकता है। जैसे मधुर और मधुरता। मधुर से कौन सा शब्द बना है? तो बना है मधुरता। अब यदि हम लोग अक्षर स्तरीय बलाघात के 5वें नियम के अनुसार देखें तो मधुर में कौन सा बलाघात हुआ, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि मधुर में किस पे बलाघात होगा, तो धू पर बलाघात होगा। मधुर में किस पे बलाघात होगा? तो धू पर। और मधुरता में किस पे बलाघात होगा? मधुर वाला जो है वह चौथे नियम से देखेंगे और 5वें नियम से क्या देखेंगे? तो मधुरता। तो ये क्या 5वां नियम क्या कहता है कि अंतिम को छोड़कर, तो अंतिम को छोड़ देंगे तो मैं धू और र में कौन सा इसमें से दीर्घ रहेगा, अक्षर रहेगा? तो धू रहेगा। तो इसमें भी किस पे बलाघात आता है? तो धू पे ही बलाघात होता है। अर्थात किसी शब्द से निर्मित दूसरे शब्द या शब्दों में क्या होता है? अक्षर बलाघात मूल शब्द के बलाघात के अनुसार भी हो सकता है और नहीं हो। जैसे मधुर व मधुरता में धू पर बलाघात है, जबकि सुंदरता और सुंदर में क्या होता है? वह बलाघात अलग अलग होता है। जैसे सुंदर है, सुंदर और सुंदरता। सुंदर में किस पे बलाघात होता है? तो सु पर होता है। और सुंदरता में किस पे बलाघात होता है? तो ता पर बलाघात हो। सुंदरता, सुंदरता, ठीक है। किस पे बलाघात होता है? तो सुंदरता में ता पे बलाघात होता है। सुंदर में किस पे बलाघात होता है? तो सु पर बलाघात होता है। अर्थात 6वां नियम क्या कहता है? किसी शब्द से निर्मित दूसरे शब्द या शब्दों में अक्षर बलाघात मूल शब्द के बलाघात के अनुसार भी हो सकता है और परिवर्तित भी हो सकता है, या मूल शब्द से हटके भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। जैसे मधुर और मधुरता में धू पर बलाघात है, जबकि सुंदरता में सु पर और सुन पर, और सुंदरता में ता पर बलाघात है। और सुंदरता में किस पे बलाघात है? तो सुंदरता में ता पर बलाघात। इस प्रकार हमारा अक्षर स्तरीय बलाघात का नियम पूरा हुआ। अब आइए हम लोग शब्द स्तरीय बलाघात पर चर्चा करते हैं। हमारा जो चर्चा का तीसरा बिंदु है वह है शब्द स्तरीय बलाघात। शब्द स्तरीय बलाघात हम लोग जानते हैं कि शब्द स्तरीय बलाघात एक से अधिक शब्दों में ही पता चल पाएगा, ठीक है। तो एक से अधिक शब्द अगर रहेंगे तो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। तो एक शब्द स्तरीय बलाघात की चर्चा हम लोग देख लेते हैं। तो एक से अधिक शब्द वाले वाक्यों में अर्थ की विशिष्टता हेतु किसी शब्द विशेष पर, फिर से देख लीजिए कि एक से अधिक शब्द वाले वाक्य में अर्थ की विशिष्टता हेतु किसी शब्द विशेष पर मुख्य या उच्च बल दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द स्तरीय बलाघात कहते हैं। एक से अधिक शब्द वाले वाक्य में अर्थ की विशिष्टता हेतु क्या किया जाता है? किसी शब्द विशेष पर मुख्य या उच्च बल दिया जाता है या अधिकतम बल दिया जाता है। जैसे इसका उदाहरण है कि तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा। तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा। यह एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ वाक्य है। अब इसको
बलाघात के द्वारा कैसे कैसे बोला जा सकता है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। कोई कह सकता है तुमने बच्चे के गले पर चाटा मारा, तुमने बच्चे के गले पर चाटा मारा, यानी चाटा मारने वाला बच्चे के गले पर कौन है, तो वह तुमने। एक अगर हमने तुमने पर बलाघात दिया तो इस प्रकार से होगा कि तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा, यह हो गया तुमने पर। फिर है तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा, तुमने बच्चे के गाल, हम जब बच्चे के पर बलाघात देते हैं तो तुमने बच्चे के गले पर चाटा मारा, तो यह इसका एक अलग ही अर्थ भावार्थ निकलता। फिर है तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा, यानी उसके गाल के अतिरिक्त तो आप कहीं भी मार सकते थे। तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा, यानी हमारा बलाघात कहाँ है, गाल पर है। फिर है तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा, तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा, यहाँ पर बलाघात कहाँ पर है, चाटा पर। तुमने यहाँ पर बलाघात कहाँ पर है, तो चाटा पर। फिर है तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा, तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा, तो यहां पर बलाघात कहां पर हुआ, मारा पर हुआ। यानी क्या हुआ कि शब्द से मिलकर बने हुए वाक्य तो एक ही हैं, लेकिन हम लोग भिन्न भिन्न शब्दों पर बलाघात करते हैं। तो यही हुआ, कौन सा हुआ, शब्द स्तरीय बलाघात हुआ। या क्या हुआ कि एक से अधिक शब्दों वाले वाक्य में जब अर्थ की विशिष्टता के लिए किसी शब्द विशेष पर मुख्य बल या उच्च बल दिया जाता है, तो यह क्या होता है, यह शब्द स्तरीय बलाघात होता है। हमने एक ही वाक्य का कि तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा को 4-5 प्रकार से बलाघात के रूप में समझाने का प्रयास किया है। वक्ता की इच्छा के अनुसार शब्द वाक्य में शब्द बलाघात परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। यानी वक्ता की इच्छा के अनुसार, जैसे तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा, या 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 तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा। तो इस प्रकार क्या होता है कि वक्ता की इच्छा के अनुसार क्या होता है कि बलाघात में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए शब्द स्तरीय बलाघात क्या होता है, यह अनुमेय नहीं होता है, अर्थात हम लोग इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि यह बलाघात कहां पर दिया जा सकता है, ठीक है। इसको अनुमेय नहीं कहा जा सकता, इसको अनुमेय नहीं कहा जा सकता, इसका हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जैसे वाक्य में प्रयुक्त आज्ञार्थक रूप सामान्य की अपेक्षा क्या होता है, अधिक बलाघात होता है। वाक्य में प्रयुक्त आज्ञार्थक रूप सामान्य की अपेक्षा अधिक बलाघाती होता है। जैसे तू वहां मत जा, तू वहां मत जा, तू वहां मत जा, मैं वहां जा रहा हूं। जैसे कोई वाक्य है, कोई व्यक्ति किसी से कह रहा है कि तू वहां मत जा, मैं वहां जा रहा हूं, ठीक है। तो किस पे बलाघात हुआ, मत जा पे। यानी कि जो आज्ञार्थक शब्द है, उस पे क्या होता है, उस पे अधिक बलाघात होता है। तो उस पे क्या होता है, अधिक बलाघात होता है। दूसरी प्रकार है कि वाक्य में व्याकरणिक इकाइयों की अपेक्षा आर्थी या कोशी इकाइयों पर अधिक बलाघात होता है। जैसे कोई वाक्य है तो उसमें जो व्याकरणिक इकाइयां हैं, सर्वनाम है, विशेषण है, इन सब के अतिरिक्त क्या होता है, इन सब के अतिरिक्त उसमें कारक की अपेक्षा क्या होता है कि कोष्कीय शब्द पे, कोष्कीय इकाइयों पर क्या होता है, अधिक बलाघात होता है। जैसे किसान ने सांप को लाठी से मार डाला, किसान ने सांप को लाठी से मार डाला। एक वाक्य हो गया कौन सा, कि किसान ने सांप को, आइए हम लोग नियम लिख लेते हैं, भले ही थोड़ा समय लगेगा। तो शब्द स्तरीय बलाघात हम लोग पढ़ रहे हैं। तो तुमने बच्चे के गाल पर चाटा मारा, इसको लेकर के हमने चर्चा कर लिया है। तो शब्द स्तरीय बलाघात के नियम,
शब्द स्तरीय बलाघात के नियम। शब्द स्तरीय बलाघात के नियम। तो पहला नियम है शब्द स्तरीय बलाघात का जो पहला नियम है वह है कि वाक्य में प्रयुक्त आज्ञार्थक रूप वाक्य में प्रयुक्त आज्ञार्थक रूप सामान्य कथन की अपेक्षा वाक्य में प्रयुक्त आज्ञार्थक रूप सामान्य कथन की अपेक्षा अधिक बलाघात युक्त होता है। अधिक बलाघात युक्त होता है। वाक्य में प्रयुक्त आज्ञार्थक रूप पहला क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त आज्ञार्थक रूप सामान्य की अपेक्षा अधिक बलाघात से युक्त होता है। जैसे तू वहां मत जा, वहां मैं जा रहा हूं, यहां पर तू वहां मत जा यह कैसा है? यह आज्ञार्थक रूप में है। मैं वहां जा रहा हूं क्या है? यह सामान्य कथन है। तो पहला नियम क्या कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त आज्ञार्थक रूप सामान्य कथन की अपेक्षा अधिक बलाघात युक्त होता है। अर्थात आज्ञार्थक रूप क्या होता है? वह अधिक बलाघात युक्त हो। तो उसमें तू वहां मत जा पे क्या होता है? अधिक बलाघात होता है। मत जा पे क्या है? अधिक बलाघात है। तो यहाँ बलाघात किस पे है? तो यहाँ बलाघात मत जा पे है। यहाँ किस पे बलाघात है? तो यहाँ पर बलाघात मत जा पे। तू वहां, वैसे भी हम लोग बोल के देख सकते हैं, तू वहां मत जा, मैं वहां जा रहा हूं। तो यहाँ पर बलाघात किसके ऊपर है? तो यहाँ पर बलाघात मत जा पे है। आइए दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि वाक्य में व्याकरणिक इकाइयों की अपेक्षा वाक्य में व्याकरणिक कोटियों की अपेक्षा, अर्थात कारक विभक्ति की अपेक्षा वाक्य में व्याकरणिक कोटियों की अपेक्षा आर्थी या शब्दकोशी या कोशीय वाक्य में व्याकरणिक इकाइयों या व्याकरणिक कोटि की अपेक्षा आर्थी या कोशीय इकाइयों पर अधिक बलाघात होता है। अधिक बलाघात होता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त व्याकरणिक कोटियों या व्याकरणिक इकाइयों की अपेक्षा आर्थी या कोशीय इकाइयों पर अधिक बलाघात होता है। जैसे किसान ने सांप को लाठी से मार डाला। जैसे किसान ने सांप को लाठी से
मार डाला। किसान ने सांप को लाठी से मार डाला। तो इसमें व्याकरणिक कोटियां या व्याकरणिक इकाइयां कौन कौन सी हैं? तो ने है, को है, से है, ठीक है। और आर्थी या कोसी इकाइयां कौन? कोसी नहीं, कोसी है। तो और कोसी या आर्थी इकाई क्या है? तो किसान है, सांप है, लाठी है, मार है और डाला है। तो ये सब क्या है? ये सब कोसी इकाइयां और ने, को, से क्या है? यह व्याकरणिक कोटियां या व्याकरणिक इकाइयां हैं। तो हमारा बलाघात कैसे हो सकता है? किसान पे हो सकता है, या सांप पे हो सकता है, या लाठी से हो सकता है, या मार डाला पे हो सकता है। किस पे हो सकता है? तो किसान पे हो सकता है, सांप पे हो सकता है, लाठी से हो जा सकता है, और मार डाला पे या मार पर हो बलाघात हो सकता है। जैसे किसान ने सांप को लाठी से मार डाला, फिर है किसान ने सांप को लाठी से मार डाला, सांप पे बलाघात हो गया। फिर हम कह सकते हैं कि किसान ने सांप को लाठी से मार डाला, लाठी से बलाघात हुआ। फिर क्या? किसान ने सांप को लाठी से मार डाला, मार डालने पर बलाघात है। तो दूसरा नियम क्या हुआ कि वाक्य में व्याकरणिक इकाइयों की अपेक्षा आर्थी या कोसी इकाइयों पर अधिक बलाघात होता है। फिर है ही भी पर। तीसरा नियम क्या है? ही भी पर वक्ता की इच्छा के अनुसार, ही भी पर वक्ता की इच्छा के अनुसार बलाघात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी इसके दूसरा नियम में क्या करा कि वाक्य में व्याकरणिक कोटियों पर की अपेक्षा आर्थी या कोसी इकाइयों पर अधिक बलाघात होता है। तो फिर तीसरा नियम क्या कर रहा है कि ही भी पर वक्ता की इच्छा के अनुसार बलाघात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कोई उदाहरण है कि पानी नौकर ही लाएगा, पानी नौकर ही लाएगा। तो यहाँ किस पे बलाघात है? ही पे। नौकर ही लाएगा, ही पे बलाघात है, ठीक है। पानी नौकर ही लाएगा, ठीक है। इसमें किस पर है? इसमें ही पर बलाघात है। मान लीजिए कोई बात हो, पानी नौकर लाएगा, तो इसमें कहां पर है? कोई बलाघात नहीं है, ठीक है। फिर चौथा देख लेते हैं। चौथा नियम क्या है कि वाक्य में आए, चौथा नियम क्या है कि वाक्य में आए प्रश्न सूचक, चौथा क्या है कि वाक्य में आए प्रश्न सूचक शब्द पर, वाक्य में आए प्रश्न सूचक शब्द पर तीव्र या सशक्त बलाघात वाक्य में आए प्रश्न सूचक शब्द पर तीव्र या सशक्त बलाघात होता है। वाक्य में आए प्रश्न सूचक शब्द पर या प्रश्नवाचक शब्द पर सशक्त या तीव्र बलाघात होता है। जैसे आजकल तुम कहाँ रह रहे हो? आजकल तुम कहाँ रहे हो? यहाँ कहाँ पर क्या है? बलाघात है। लड़के को कितनी तनख्वाह मिलती है? जैसे कोई कहे कि लड़के को कितनी तनख्वाह मिलती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर कितने पर, किस पर बलाघात है? तो कितनी पर। तुम वहां अकेले कैसे रहोगे? तो कहाँ किस पे बलाघात है? तो यहाँ पर उच्चारण से ही स्पष्ट हो जा रहा है इस पे कैसे पर बलाघात है। फिर पांचवा नियम है, पांचवा है पूरक विशेषण या
क्रिया विशेषण पर पूरक विशेषण या क्रिया विशेषण पर तीव्र या सशक्त बलाघात होता है। पूरक विशेषण या क्रिया विशेषण पर तीव्र या सशक्त बलाघात होता है। जैसे रेखा सुंदर लड़की है, तो इसमें किस पर बलाघात है? तो सुंदर पर। मेरा मित्र अमीर है, तो किस पर बलाघात आ रहा है? तो हम जब उच्चारण कर रहे हैं फिर से देखिए, मेरा मित्र अमीर है, तो अमीर पर बलाघात हो रहा है। इसी प्रकार आजकल मेरा गला खराब है, तो किस पर बलाघात हो रहा है? तो खराब पर बलाघात हो रहा है। छठवां नियम है निषेधात्मक वाक्य में निषेध सूचक शब्द पर तीव्र बलाघात होता है। निषेधात्मक वाक्य में निषेध सूचक शब्द पर तीव्र बलाघात होता है। निषेधात्मक वाक्य में निषेध सूचक शब्द पर या नकारात्मक पर क्या होता है? तीव्र बलाघात होता है। जैसे आप न उठाएं हम उठा लेंगे, आप न उठाएं हम उठा लेंगे, अर्थात यहाँ बलाघात न पर है। तुम बीच में मत बोला करो, कहीं पर वार्तालाप हो रही तो क्या कहता है कि तुम बीच में मत बोला करो, यानी बलाघात कहाँ है? मत पर है। मैं नहीं जाऊंगी या मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा में किस पे बलाघात है? तो नहीं पर बलाघात है। किस पे बलाघात है? तो नहीं पर बलाघात है। ठीक है। और हम लोग अभी शब्द बलाघात में देख लेते हैं। शब्द बलाघात का यह 6 नियम हुआ, और आगे हम लोग देख लेते हैं 7वां नियम। शब्द स्तरीय बलाघात में हमने 6 नियम देख लिए। अब आइए इसका हम लोग 7वां नियम देख लेते हैं। 6 नियम हमने देख लिया, अब आइए इसका 7वां नियम देख लेते हैं कि शब्द स्तरीय बलाघात होने के कारण 7वां नियम क्या है? शब्द स्तरीय बलाघात के कारण अर्थभेद भी हो जाता है। शब्द स्तरीय बलाघात के कारण क्या हो सकता है? अर्थभेद भी हो सकता है। जैसे कम से कम शरबत पीजिए, जैसे मान लीजिए कोई शब्द लिखा गया, पहला शब्द हुआ कि कम से कम शरबत पीजिए, कम से कम शरबत पीजिए। अब यदि हम कम से कम पर बलाघात करते हैं तो क्या होता है कि कम से कम शरबत पीजिए, यानी शरबत आप अधिक मत पीजिए। कम से कम शरबत पीजिए यानी शरबत आप अधिक मत पीजिए। यहाँ कम से कम पर बलाघात है। कम से कम शरबत पीजिए यानी शरबत आप अधिक मत पीजिए। फिर दूसरा क्या, अगर हम शरबत पर बलाघात करते हैं तो क्या हो सकता है
कि कम से कम शरबत पीजिए, यानी और कुछ अगर नहीं पी रहे हैं तो कम से कम आप शरबत पीजिए। फिर मान लीजिए दूसरा वाक्य क्या है, हर वाक्य लिखना जरूरी नहीं है, केवल उसे बता दे रहे हैं कि यदि कोई रूम खोज, कोई मकान खोज रहा है तो उसमें वो क्या बोला कि उन्हें एक रोशनदान वाला कमरा चाहिए, उन्हें एक रोशनदान वाला कमरा चाहिए। अब इसको दो तरह से हम लोग बोल सकते हैं, क्या उन्हें एक रोशनदान वाला कमरा चाहिए। यदि हम एक पर बलाघात देते हैं तो क्या हमारे मुख से उच्चारित होता है उन्हें एक रोशनदान वाला कमरा चाहिए, यानी ऐसा कमरा चाहिए जिसमें एक रोशनदान हो, उन्हें एक रोशनदान वाला कमरा चाहिए, यानी उन्हें एक रोशनदान, उसमें उस कमरे में एक रोशनदान हो। दूसरा क्या है, उन्हें एक रोशनदान वाला कमरा चाहिए, यानी उन्हें एक ऐसा कमरा चाहिए जिसमें रोशनदान लगा हुआ है। फिर और देख लेते उदाहरण, आज तुम कम से कम बोलो, यानी कोई अधिक बोल रहा है तो कोई उससे कम से कम करा कि आज तुम कम से कम बोलो, आज तुम कम से कम बोलो, यानी आज तुम अधिक मत बोलो। फिर मान लीजिए कुछ चीज से करा कि आज तुम कम से कम बोलो, यानी आज तुम कम से कम बोलो, यानी इसके पहले मन नहीं बोल रहे थे तो कम से कम आज तो बोलो। फिर कौन सा है, एक वाक्य और देख लेते हैं, रोगी उठा और दूध पीकर सो गया। एक वाक्य क्या है, रोगी उठा और दूध पीकर सो गया। तो इसमें अगर हम लोग और पे बलाघात देखते क्या होता है कि रोगी उठा और दूध पीकर सो गया, यानी रोगी उठा, उसने दूध पिया और सो गया। फिर है रोगी उठा और दूध पीकर सो गया, यानी रोगी ने पहले दूध पिया था, उठा और दूध पी लिया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि शब्द स्तरीय बलाघात के कारण अर्थभेद भी हो सकता है। अब आइए हम लोग वाक्य स्तरीय बलाघात पर चर्चा करते हैं। हमने शब्द स्तरीय बलाघात के कुछ नियम को देखा और यह भी जाना कि शब्द स्तरीय बलाघात के कारण अर्थभेद भी हो सकता है। इसलिए शब्द स्तरीय बलाघात क्या होते हैं, अनुमेय होते हैं, अर्थात हम लोग उनका अनुमान नहीं लगा सकते। अब चौथा नंबर है वाक्य स्तरीय बलाघात। वाक्य स्तरीय बलाघात, वाक्य स्तरीय बलाघात है। वाक्य स्तरीय बलाघात किसी प्रसंग में एक साथ एक से अधिक वाक्यों का उच्चारण करते समय जब वक्ता अपनी बात स्पष्ट करने या भाव को व्यक्त करने के लिए अथवा उसे व्यंजित अर्थ, यानी जो वक्ता कहना चाहता हो उसे अर्थ देने के लिए वक्ता अपनी इच्छानुसार बल देने के लिए किसी पूरे वाक्य या उसके किसी एक अंश पर बलाघात दे सकता है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वाक्य स्तरीय बलाघात होता है, अर्थात कोई प्रसंग रहे और उसमें वक्ता अपने अर्थ बात को स्पष्ट करने के लिए, उसे व्यंजित अर्थ देने के लिए या उसे अपनी बात पूर्णतया समझाने के लिए क्या कर सकता है कि वह पूरे वाक्य पर दे सकता है बलाघात या किसी उसके एक अंश पर बलाघात दे सकता है। तो इसे वाक्य स्तरीय बलाघात कह सकते हैं। जैसे एक दिन की छुट्टी लेकर 4 दिन बाद आ रहे हो, मुझे नहीं रखना है ऐसा नौकर। यानी किसी व्यक्ति का कोई नौकर था और वह 1 दिन की छुट्टी लेकर के गया और वह कितने दिन के बाद आया, वह 4 दिन के बाद आया। तो मालिक क्या कर रहा है कि 1 दिन की छुट्टी लेकर 4 दिन बाद आ रहे हो, मुझे नहीं रखना ऐसा नौकर, यानी मुझे नहीं रखना ऐसा नौकर। इस पे क्या है, बलाघात है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूं कि दिन रात नौकर की तरह काम में खटता रहूं, मेरा भी अस्तित्व है। कोई बात कह रहा है तो कह रहा है कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि दिन रात नौकर की तरह काम में खटता रहूं, मेरा भी अस्तित्व है। तो यहाँ किस पे बलाघात है, तो यहाँ मेरा भी अस्तित्व है पर बलाघात है। बलाघात युक्त वाक्य या वाक्यांश सामान्य वाक्य या वाक्यांश की अपेक्षा कुछ विशेष अर्थ विशिष्टता या मनोभाव से युक्त होता है। किसी वाक्यांश पर बल देने के लिए बलाघात के अतिरिक्त निपात का भी प्रयोग किया जा सकता है। बलाघात के अतिरिक्त क्या वाक्य में क्या किया जाता है
कि निपात का भी प्रयोग किया जाता है, और निपात की चर्चा हम लोग निपात का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो आइए शब्द स्तरीय बलाघात के नियम या उसके कुछ प्रभाव देख लेते हैं। तो पहला है बलाघातित, यानी जिस वाक्य पर बलाघात हो। बलाघातित क्या हुआ कि जिस वाक्य पर बलाघात हो, तो बलाघातित मूल शिथिल ध्वनि, बलाघातित मूल शिथिल ध्वनि, कुछ दृढ़ और मूल दृढ़ ध्वनि, क्रमशः बलाघातित मूल शिथिल ध्वनि, कुछ दृढ़ और दृढ़ ध्वनि और दृढ़ ध्वनि दृढ़तर हो जाती है। बलाघातित मूल शिथिल ध्वनि, बलाघातित मूल शिथिल ध्वनि कुछ दृढ़ और मूल दृढ़ ध्वनि कुछ दृढ़तर हो जाती है। जैसे प्रगति, समिति, अतिथि में क्रमशः अ, ई, ती पर बलाघात होने के कारण मूल शिथिल ध्वनि अन्य ध्वनियों की अपेक्षा दृढ़ होती है। फिर है बलाघात युक्त ह्रस्व स्वर। पहला है क्या कि बलाघातित मूल शिथिल ध्वनि कुछ दृढ़ और दृढ़ ध्वनि दृढ़तर हो जाती है। अर्थात यदि कोई शिथिल ध्वनि है या जिसका ह्रस्व उच्चारण होता है, उसका उच्चारण क्या हो जाता है? उसका उच्चारण दीर्घ हो जाता है। उसका उच्चारण क्या हो सकता है? दृढ़ हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्रगति है तो प्रगति क्या है? इसमें प्रगति जो है वह, इसको हम लोग इसको अक्षर स्तरीय बलाघात में देखते हैं तो ये क्या हो जाता है? यह तीनों किसमें, इसमें क्या है? तीनों में ह्रस्व स्वर हैं। तो ये हम पीछे वाला छोड़ देंगे तो इसमें बलाघात किस पे आ जाता है? इसमें बलाघात आ जाता है ग पे। इसमें किस पे बलाघात आ जाता है? ग पे। तो हम लोग प्रगति यानी ग पे हम लोग क्या करते हैं? बलाघात देते हैं। ग पे क्या देते हैं? बलाघात। इसी प्रकार समिति, क्या है? समिति, तो समिति, प्रगति, और क्या है? समिति। तो हमारा बलाघात किस पे आ गया? मी पे। किस पे आ गया? मी पे। समिति क्या हो गया? किस पे आ गया? मी पे। इसी प्रकार अतिथि में किस पे आ गया? ती पर हो जाता है, बलाघात होता है। और ती पे बलाघात न होने के कारण क्या होता है कि ये ध्वनियां कुछ दृढ़ हो जाती हैं, कुछ दृढ़ हो जाते हैं। दूसरा है कि बलाघात युक्त ह्रस्व स्वर, दूसरा है बलाघात युक्त ह्रस्व स्वर, बलाघात युक्त ह्रस्व स्वर कुछ दीर्घ तथा दीर्घ स्वर अति दीर्घ हो जाता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? अति दीर्घ हो जाता है। बलाघात युक्त ह्रस्व स्वर कुछ दीर्घ तथा दीर्घ स्वर कुछ दीर्घतर या अति दीर्घ हो जाता है। जैसे आवारा, आसानी। प्रगति, समिति में अंतिम से पहले आने वाला आ क्या होता है? आवारा में अंतिम से पहले आने वाला वा का आ जो होता है वह क्या होता है? वह
दीर्घ हो जाता है, अति दीर्घ होता है, अवारा, आवारा, ठीक है। आसानी, आसानी, तो स का जो आ होता है वह क्या होता है, वह दीर्घ हो जाता है। फिर तीसरा है क्या कि बलाघात युक्त अल्प प्राण ध्वनि, बलाघात युक्त अल्प प्राण ध्वनि कभी कभी महाप्राण हो जाती है। बलाघात युक्त अल्प प्राण ध्वनि कभी कभी, या बलाघात युक्त अक्षर की अल्प प्राण ध्वनि कभी कभी महाप्राणवत सुनाई होती है। जैसे क्या है, चैन से बैठा भी नहीं जाता। जैसे कोई कहे क्या है, चैन से बैठा भी नहीं जाता, तो इसमें क्या का उच्चारण ख्या है, इस प्रकार से यानी महाप्राण के रूप में सुनाई देता है। फिर है बलाघात युक्त स्वर अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण, बलाघात युक्त स्वर मुखरता के कारण, क्योंकि स्वर तो मुखरित होते हैं, बलाघात युक्त स्वर मुखरता के कारण अधिक श्रवणीय हो जाते हैं। चौथा है बलाघात युक्त स्वर अपेक्षाकृत अधिक मुखर होने के कारण श्रवणीयता की दृष्टि से प्रमुख हो जाते हैं। जैसे भूला में वो क्या होता है, अधिक सुनाई पड़ता है। भूला में वो क्या होता है, अधिक सुनाई पड़ता है। इसी प्रकार कहानी का आ क्या होता है, वह अपेक्षाकृत अधिक सुनाई होता है। बलाघात रहित ध्वनियां क्या होती हैं, अपेक्षाकृत कम मुखर होती हैं और उनकी श्रवणीयता क्या होती है, कम हो जाती है। फिर है कि वाक्य में, पांचवा क्या है, वाक्य में बलाघात युक्त अक्षर, वाक्य में बलाघात युक्त अक्षर या शब्द, वाक्य में बलाघात युक्त अक्षर या शब्द, वाक्य में बलाघात युक्त अक्षर या शब्द सामान्य से कुछ अधिक सामान्य से कुछ अधिक वाक्य में बलाघात युक्त अक्षर या शब्द सामान्य से कुछ अधिक उच्च तान वाला हो जाता है। उच्च तान वाला हो जाता है। पांचवा नियम क्या है कि वाक्य में बलाघात युक्त अक्षर या शब्द सामान्य से कुछ अधिक उच्च तान वाला हो जाता है। बलाघात रहित अक्षर या शब्द का तान कुछ नीचा होगा। यदि बलाघात युक्त शब्द का तान कुछ ऊंचा हो जाएगा तो बलाघात रहित अक्षर या शब्द का तान कुछ नीचा हो जाता है। फिर छठवां है कि वाक्य में बलाघात युक्त अल्प प्राण कभी कभी दीर्घ हो जाता है और महाप्राण की पूर्व उसका अल्प प्राण हो जाता है।
तो हमने इसको भाई पहले भी देखा हुआ था। ठीक है, छठवां है कि वाक्य में बलाघात युक्त वाक्य में बलाघात युक्त अल्प प्राण कभी कभी वाक्य में बलाघात युक्त अल्प प्राण कभी कभी दीर्घ हो जाता है तथा वाक्य में बलाघात युक्त अल्प प्राण कभी कभी दीर्घ हो जाता है तथा महाप्राण के पूर्व महाप्राण के पूर्व उसका अल्प प्राण आ जाता है। छठवां नियम क्या कह रहा है कि वाक्य में बलाघात से युक्त अल्प प्राण कभी कभी दीर्घ हो जाता है तथा महाप्राण के पूर्व उसका अल्प प्राण आ जाता है। जैसे कोई फड़कता हुआ ऐसा गाना गाओ कि मजा आ जाए, तो यहाँ पर किस पे बलाघात है? कोई फड़कता हुआ ऐसा गाना गाओ कि मजा आ जाए, तो यहाँ पर बलाघात किस पे है? यहाँ पर बलाघात गाना पर है। फिर है निकल जा यहाँ से अपने बाप की छाती पर जाकर मूंग दलना, तो यहाँ पर बलाघात किस पे हुआ? तो यहाँ पर छाती पर बलाघात हुआ। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने बलाघात पर चर्चा किया, तो आइए एक बार हम लोग इसको पुनः देख लेते हैं। तो क्या है कि उच्चारण स्तर से लेकर के वाक्य स्तर तक कोई भी वक्ता अपने श्रोता को अपनी इच्छित बात कहने के लिए, अपना अर्थ वैशिष्ट समझाने के लिए जब किसी ध्वनि, किसी अक्षर, किसी शब्द या किसी वाक्य पर इच्छित बलाघात करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आघात करता है तो उसे क्या कहा जाता है? बलाघात कहा जाता है। और बलाघात कितने प्रकार के होते हैं? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के आधार पर बलाघात 4 प्रकार का होता है: ध्वनि स्तरीय बलाघात, अक्षर स्तरीय बलाघात, शब्द स्तरीय बलाघात और वाक्य स्तरीय बलाघात। तो हम लोगों ने इन चारों बलाघात के विषय में एक सामान्य समझ बनाने की कोशिश की और सबके कुछ न कुछ हम लोगों ने नियम लिखे और उदाहरण देकर मैंने अपने स्तर से आप लोगों को समझाने का भरसक प्रयास किया। मैं इस प्रयास में कहाँ तक सफल हूँ, यह है आपका सहयोग और आपका प्रेम ही हमें बताएगा। तो हमारी कक्षा को आप लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सपोर्ट देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।